हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ में। देखिए, इस सीरीज़ में हम टारगेट करते हैं यूजीसी नेट के पेपर 1 को, और इसमें हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डेली। 12:15 बजे आपकी क्लास होती है, 12:15 दोपहर में, और इसी टाइम पर हम रोज़ मिलते हैं। अभ्यास सीरीज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। आज है 3 नवंबर, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, बिना किसी गैप के आप लोग के लिए वीडियो मैं लाता हूं, और आपसे बस एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए। इससे क्या होता है, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, और यूट्यूब एल्गोरिदम इस काम को उन लोगों तक पहुंचाता है जिनको ज़रूरत है इन वीडियोज़ की। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। और मैं पहले ही बता दूं, आज के क्वेश्चंस बहुत ही इजी होने वाले हैं, तो ज़्यादा टाइम भी हमारा नहीं लगने वाला इन सेशंस में, क्योंकि मैंने उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है कि एक रिवीजन हो जाएगा। आपको जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं बहुत सारे, उनसे ही ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टर्म डिस्क्राइब द टाइप ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग एरर मेड व्हेन अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज इनकरेक्टली रिजेक्टेड। यानी शोध में उस त्रुटि को क्या कहते हैं जब एक सत्य शून्य परिकल्पना को गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया जाता है। पहला ऑप्शन है आपके पास टाइप 1 एरर, दूसरा ऑप्शन है टाइप 2 एरर, तीसरा ऑप्शन है स्टैटिस्टिकल एरर, और चौथा ऑप्शन है सैम्पलिंग एरर। यानी प्रकार 1 त्रुटि, प्रकार 2 त्रुटि, सांख्यिकीय त्रुटि और नमूना त्रुटि। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां जाके लिखिए, लाइव चैट में नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या होगा इसका सही उत्तर, और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं एक एक ऑप्शन को। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि टाइप ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग एरर मेड व्हेन अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, मतलब नल हाइपोथेसिस जो है वो सही है लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया है ना। तो इसी को हम कहते हैं महापाप, मतलब टाइप 1 एरर। ओके, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब आप करते हो, परिकल्पना शोध, जब शोध में आप परिकल्पना का परीक्षण करते हो, तो उस समय पे टाइप 1 एरर तब होता है जब हम रिजेक्ट कर देते हैं। याद रखिएगा, रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर देते हो, और जबकि वो सत्य होता है। अगर वो ट्रू होगा तो आपको एक्सेप्ट करना होगा ना, लेकिन आप रिजेक्ट कर देते हो उसको, और इसी को हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव। तो देखिए, एक एक ऑप्शन को मैं आपको समझाऊंगा, और यही हमारी यूएसपी भी है इस वीडियो में, या फिर जो भी इन वीडियोस में अभी हम जो डिस्कस करते हैं उसमें एक एक ऑप्शन आपको बताता हूं, तो एक सवाल में 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते हैं। ओके, तो फॉल्स पॉजिटिव एरर भी कहते हैं, क्योंकि ये फॉल्सली इंडिकेट करता है रिजल्ट को, जबकि वहाँ पे कोई रिजल्ट होता नहीं है। ये एरर जो है ना, ये सिग्निफिकेंस लेवल, जिसे हम अल्फा भी कहते हैं टेस्ट का, वो मेजर किया जाता है इसमें। वही अगर बात करें टाइप 2 एरर की, तो टाइप 2 एरर जो है, ये एरर होता है तब जब हम फेल कर जाते हैं रिजेक्ट करना फॉल्स नल हाइपोथेसिस को। तो मान लीजिए कि कोई शून्य परिकल्पना है, वो गलत है, फॉल्स है, और आप उसको क्या करते हो, आप उसको रिजेक्ट नहीं करते हो, फेल कर जाते हो रिजेक्ट करने में, मतलब आप रिजेक्ट नहीं करते हो। जब रिजेक्ट नहीं करोगे तो ये भी एक एरर हो जाएगा, इसको हम टाइप 2 एरर कहेंगे। स्टैटिस्टिकल एरर जो है ना, ये एक जनरल टर्म है एरर्स का। जब भी आप सांख्यिकीय विश्लेषण करते हो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हो, उस समय पे कोई भी अगर एरर हो जाता है, इसको हम कहेंगे स्टैटिस्टिकल एरर। और चौथा है सैम्पलिंग एरर। ये जो है ना, कोई भी एरर अगर आप सैम्पलिंग करते समय कर देते हो और ये एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं करेगा पॉपुलेशन को, तो इसको कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, टाइप 1 एरर या प्रकार 1 त्रुटि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने दिया हो। हमारा दूसरा प्रश्न है, इन इन्वायरमेंटल साइंस विच ग्रीन हाउस गैस हैज द हाइएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। कई बार हमने ये सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, ठीक है। मैंने बताया था कि क्वेश्चंस रिपीट होंगे, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है आज के इस सेशन में वो रिवीजन है। तो पर्यावरण विज्ञान में किस ग्रीन हाउस गैस का वैश्विक तापन क्षमता सबसे अधिक है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है मीथेन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, और चौथा ऑप्शन है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। बताइए इसका कौन सा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और मेंशन कर दीजिए आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा, और फिर हम एक एक ऑप्शन डिस्कस करेंगे। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है। अबंडेंट मतलब बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है ये एनवायरनमेंट में, तो अबंडेंट है। लेकिन इसका जो GWP जिसे हम कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ये काफ़ी कम होता है, लोअर होता है बाकी सबसे। अगर हम कंपेयर करें तो ये नहीं होगा। मीथेन के बारे में बात करें तो मीथेन जो है ना, इसकी GWP लगभग 28 to 36 टाइम्स ज़्यादा होती है। किससे? CO2 से। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से 28 से 36 गुना ज़्यादा जो है इसकी GWP या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होती है। तो ये भी जो है ना, काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, लेकिन फिर भी ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। क्यों, बताऊंगा आगे। नाइट्रस ऑक्साइड, अब ये गैस जो है ना, इसका GWP कितना होता है, इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें जो है मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ, है ना, याद से और ध्यान से नोट कर लीजिएगा।
तो नाइट्रस ऑक्साइड का जो GWP है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ये 298 गुना होता है, 298 टाइम्स होता है CO2 के, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के। लेकिन फिर भी ये इसका सही उत्तर नहीं है, फिर भी ये हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल नहीं रखता है। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जिसे हम SF6 के भी नाम से जानते हैं, है ना। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है, इसका एक्सट्रीमली हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है, क्योंकि इसकी एबिलिटी जो हीट को ट्रैप करने की है, यानी कि गर्मी जब सूरज का गर्मी नीचे आया और फिर वो ऊपर जा नहीं पाएगा अगर वो सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है गैस उधर रही तो, है ना, क्योंकि इसकी हीट ट्रैपिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और दूसरे ग्रीन हाउस गैस से काफ़ी जाता है। इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, ध्यान से देखिएगा, ये 23,500 गुना ज़्यादा है, 23,500 टाइम्स ज़्यादा है किससे, CO2 से। और ये 100 ईयर पीरियड के बारे में हम बात कर रहे हैं, 100 ईयर पीरियड, और इसलिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टफुल हो जाता है और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इन सब में से हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जिसे हम SF6 के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज हम थोड़ा सा क्विक ये सेशन रखेंगे, है ना। तीसरा प्रश्न है, इन टीचिंग विच स्ट्रेटेजी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर फैसिलिटेटिंग सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग या फिर आत्मनिर्देशित सीखने के बारे में। तो बताइए, शिक्षण में कौन सी रणनीति आत्मनिर्देशित सीखने की सुविधाजनक बनाने के लिए सबसे प्रभावी है। पहला है फ्लिप्ड क्लासरूम, दूसरा है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, तीसरा है रोट मेमोराइजेशन और चौथा ऑप्शन है पीयर ट्यूटरिंग। पलटी हुई कक्षा फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है, मतलब उलट हो जाता है, इसमें प्रत्यक्ष निर्देश, रटने की प्रणाली और सहपाठी ट्यूटरिंग। बताइए में से कौन सा सही उत्तर होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 लिख के और मेंशन कर दीजिए। लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है आपको, है ना। क्यों कहता हूँ मैं आपसे ये कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए, एक तो आप एक्टिव रहते हो और आपको आदत होता है कि अगर हम पैसिवली बैठे रहेंगे तो कई बार हमारा जो दिमाग है ना वो एक्टिव नहीं रहता, लेकिन अगर आप ये कमेंट सेक्शन में जाकर लिखते हो तो बार बार ये आपकी आदत बनी हुई होती है। जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तब भी आपको ये आदत आपकी हेल्प करेगी वहाँ पे, है ना। अब एक एक ऑप्शन हम डिस्कस करते हैं। तो पहला ऑप्शन है फ्लिप्ड क्लासरूम। जो फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल है ना, ये अलाउ करता है स्टूडेंट्स को कि वो नए कंटेंट से एंगेज हों, है ना, यूजुअली जो ऑनलाइन होता है ना। तो पहले वो क्या करते हैं, पहले क्लास के पहले जो है उनको कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है, चाहे वो ऑनलाइन कंटेंट होगा, चाहे वो बुक्स होंगे और कुछ चाहे वो नोट्स होंगे, तो उनको जो है दे दिया जाएगा। फिर वो क्या करेंगे, खुद से वो पढ़ेंगे, है ना, और खुद से पढ़ के फिर क्लास में आएंगे और क्लास टाइम में क्या होगा, डिस्कशन होगा और एप्लीकेशन होगा, यानी उस चीज़ को क्लास में जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और अप्लाई करेंगे जो भी उन्होंने सीखा है। तो इससे उनकी सेल्फ लर्निंग एबिलिटी बढ़ती है और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, फ्लिप्ड क्लासरूम। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ये एक पैसिव मेथड है, इसमें टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, शिक्षक केंद्रित होता है ये, और ये नहीं होगा इसका सही उत्तर, क्योंकि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग या आत्मनिर्देशित सीखना जो है इसमें प्रमोट नहीं होता है। रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल गलत है, रटने के बारे में है ये। तो अगर आप रेपिटेटिव लर्निंग करते हैं तो उससे आप इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन या अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे, आप सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग नहीं कर पाएंगे। वही पीयर ट्यूटरिंग जो है ना, ये भी काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देखिए, बेनिफिशियल होता है, लेकिन पीयर ट्यूटरिंग किसके अंदर आ जाता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग के अंदर आ जाता है, सहयोगात्मक अधिगम के अंदर आ जाता है। और इसीलिए इसमें जो है ना सेल्फ डायरेक्शन नहीं होता, खुद से नहीं करते हैं हम, एक अपने दोस्त अपने सहपाठी की मदद से पढ़ते हैं या सीखते हैं। तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, फ्लिप क्लासरूम। अब बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कह रहा है, विच टाइप ऑफ लॉजिक इज यूज्ड टू ड्रॉ जनरल कंक्लूजन फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। इस क्वेश्चन में एक हम 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है, कई बार बता चुका हूँ। किस प्रकार की तर्क शक्ति का उपयोग विशेष अवलोकनों से सामान्य निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है, यानी विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाने के बारे में बात कर रहा है। ड्राइंग जनरल कंक्लूजन फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। तो पहला है डिडक्टिव रीजनिंग, दूसरा है इंडक्टिव रीजनिंग, तीसरा ऑप्शन है हाइपोथेटिकल रीजनिंग और चौथा ऑप्शन है कॉजल रीजनिंग। निगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क, काल्पनिक तर्क और कारणात्मक तर्क। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, मैंने कई बार बताया आपको कि अगर आप जनरल से स्पेसिफिक के बारे में जाना चाहते हो तो इसके लिए होता है क्या, डिडक्टिव। लेकिन अगर स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना चाहते हो, है ना, जो कि इस केस में बोल रहा है स्पेसिफिक टू जनरल, तो इसमें आप क्या करते हो, इंड्यूस करते हो। इंड्यूस मतलब कुछ कुछ जोड़ते जाते हो, जोड़ते जोड़ते स्पेसिफिक एक एक केस को आप उठाओगे और फिर आप जनरल कंक्लूजन निकाल दोगे। डेली आप देखते हो सूरज ईस्ट से उग रहे हैं, तो आज हमने हजारों साल से यही चीज़ देखते हुए आ रहे हैं और इसलिए हमने अब बिल्कुल घोषित कर दिया है कि अब सूरज जो है ना वो ईस्ट से ही उगते हैं। तो ये इंडक्टिव रीजनिंग होता है, इसका सही उत्तर यही होगा। डिडक्टिव में इसका उलट होता है, जो कि ऑपोजिट होता है इसके, और जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाने के बारे में
हम इसको देखते हैं। और वही हाइपोथेटिकल रीजनिंग जो होता है ना, इसमें आप हाइपोथेसिस फॉर्म करते हो लेकिन वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हो, ये जरूरी नहीं है। और कॉजल रीजनिंग जो है ना, ये फोकस करता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पे, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आगमनात्मक तर्क। आई होप किसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दे दिया हो। अब बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ, और 5वां प्रश्न हमारा है, विच कम्युनिकेशन मॉडल इंक्लूड्स फीडबैक एज अ वाइटल एलिमेंट इन द प्रोसेस। बताइए कौन सा संचार मॉडल प्रक्रिया में प्रतिक्रिया को एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में शामिल करता है। पहला ऑप्शन है आपके पास लीनियर मॉडल, दूसरा ऑप्शन है इंटरैक्टिव मॉडल, तीसरा ऑप्शन है शैनन वीवर मॉडल और चौथा ऑप्शन है मैथमेटिकल मॉडल। रैखिक मॉडल, अंतःक्रियात्मक मॉडल, शैनन वीवर मॉडल और गणितीय मॉडल। बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और मेंशन कर दीजिए अभी के अभी कि कौन सा आपको इसका सही उत्तर लग रहा है ना। और अगर ये सेशन अभी तक पसंद आ रहा है और हमारा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है, काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखिए हाफ वे हम वीडियो में आ चुके हैं और आज का सेशन छोटा होने वाला है, तो इसलिए मैंने आपको जो है पहले ही बताया था कि आज रेपिटेटिव क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो ज़्यादा समय हम नहीं वेस्ट करेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी हमने कई बार सॉल्व किया है। पूछ रहा है कि फीडबैक एक इंपॉर्टेंट और वाइटल एलिमेंट कौन से मॉडल में होता है। देखिए लीनियर मॉडल में कभी भी फीडबैक होता ही नहीं है। ये मॉडल जो है हमेशा एक तरफा होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, यानी जो सेंडर होंगे यहाँ से मैसेज रिसीवर तक पहुँचेगा और यहीं पे जो है ये कम्युनिकेशन एंड हो जाता है। तो ये लीनियर मॉडल नहीं होगा, इसका सही उत्तर रैखिक मॉडल नहीं होगा। इंटरैक्टिव मॉडल क्या होता है? इंटरैक्टिव मॉडल जो होता है ना, इसमें फीडबैक के ऊपर हम बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं। टू वे एक्सचेंज होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, है ना। तो टू वे एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया कि दो तरफा होता है ये। तो इंटरैक्ट करते हैं, अंतःक्रिया होती है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंटरैक्टिव मॉडल में ही हम फीडबैक, क्योंकि देखिए सेंडर क्या करते हैं, मैसेज को एनकोड करते हैं, किसी मीडियम का चुनाव करते हैं, रिसीवर तक पहुंचता है, रिसीवर मैसेज को डिकोड करते हैं और फिर ये फीडबैक देते हैं, है ना, यानी प्रतिक्रिया देते हैं। और इससे ये पता चल जाता है कि जो भी मैसेज हम भेजना चाह रहे थे वो सही तरीके से पहुंचा है कि नहीं रिसीवर तक, और इंटरैक्टिव मॉडल जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर शैनन वीवर मॉडल के बारे में, तो ये लीनियर मॉडल फोकस करता है मैसेज के ट्रांसमिशन पे, उसके फीडबैक पे एम्फसाइज नहीं करता है। ये भी एक लीनियर मॉडल है, ये नहीं होगा इसका सही उत्तर। और मैथमेटिकल मॉडल जो है ना, ये शैनन वीवर मॉडल का ही एक दूसरा टर्म यूज होता है ना। तो याद रखिएगा शैनन वीवर मॉडल को हम मैथमेटिकल मॉडल भी कहते हैं। ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा, बी ऑप्शन का सही उत्तर होगा। आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दे दिया हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे बैचेज में एडमिशन लेने के लिए, तो बिल्कुल जो है ना, ये लास्ट टाइम चल रहा है एडमिशन का और 1-2 दिन में ही ये एडमिशन क्लोज होने वाला है। पेपर 2 के लिए अगर आप एजुकेशन से जो है एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 1999 इज़ द प्राइस। इसमें आपको पेपर 1 बिल्कुल फ्री मिलेगा, यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आपको 2,000 रुपये पे करने की आवश्यकता है। और पेपर 1 मैं पढ़ाऊँगा आपको और पेपर 2 जो है ना अलका मैम पढ़ाएंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं 9015955871 एंड यू कैन टेक द एडमिशन। बढ़ते हैं आगे। हमारा 6वां प्रश्न है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया विच कमीशन रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी। बहुत ही आसान प्रश्न, कई बार हमने पहले भी सॉल्व किया है। बताइए भारत में उच्च शिक्षा के संदर्भ में किस आयोग ने यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की। पहला है आपके पास राधा कृष्णन कमीशन, दूसरा ऑप्शन है कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग, तीसरा ऑप्शन है हंटर कमीशन या हंटर आयोग, और चौथा ऑप्शन है मुडलियर कमीशन या मुदलियर आयोग। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और अभी के अभी बताइए, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस पर्टिकुलर प्रश्न का सभी लोग सही उत्तर देंगे, कई बार हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा मैं आपको बता ही देता हूं, वो होगा राधा कृष्णन कमीशन। राधा कृष्णन कमीशन जो है ना, इसको 1948 में 1948 में फॉर्म किया गया था और इसने ही यूजीसी के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में रिकमेंडेशन दिया था, है ना। तो यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो कि स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा पूरे भारत में, उसके जो है मानकों को मानकीकृत करता है। तो उसमें राधा कृष्णन कमीशन का ही रिकमेंडेशन आया था, राधा कृष्णन आयोग इसका सही उत्तर होगा। कोठारी कमीशन जो है ना, ये 1964 से 66 में आया था और ये जिम्मेदार है जो पहली एनपीई आया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी 1968, इसके लिए ये जिम्मेदार था। कोठारी कमीशन जो है ना, इसने रिफॉर्म्स के बारे में बात किया कि भारतीय जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें कौन कौन से बदलाव लाने चाहिए, है ना। तो यूजीसी को रिकमेंडेशन नहीं किया था। हंटर कमीशन जो है ना, इसका कंसंट्रेशन था प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन ब्रिटिश रूल के दौरान, है ना, हायर एजुकेशन नहीं था और ये ब्रिटिश रूल के दौरान था, तो ये भी नहीं होगा। मुदलियर कमीशन जो है ना, ये फोकस करता है सेकेंडरी एजुकेशन रिफॉर्म्स पे, जो कि 1952-53 में आया हुआ था और ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। आई होप कि इसका सही उत्तर आप सभी ने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो, है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा 7वां प्रश्न है, विच कॉग्निटिव बायस अकर्स व्हेन पीपल ओनली लुक फॉर एविडेंस दैट कन्फर्म्स देयर एग्जिस्टिंग बिलीव्स।
यानी कौन सा संज्ञानात्मक पक्षपात तब होता है जब लोग केवल उन साक्ष्यों की तलाश करते हैं जो उनके मौजूदा विश्वासों की पुष्टि करते हैं। यानी आप कुछ मानते हो और अगर वो चीज़ें आपको दिख गई तो जो है आप जो है ना कहोगे कि हाँ यही सही है, यही सही है, और हमेशा आप तलाश में करते रहोगे कि जो आपकी मान्यता है उसी के हिसाब से चीज़ें आपको दिखें, है ना। तो बताइए इसका कौन सा सही उत्तर है। पहला ऑप्शन है पुष्टि पक्षपात, कॉन्फर्मेशन बायस। दूसरा ऑप्शन है एंकरिंग बायस या लंगर पक्षपात। तीसरा ऑप्शन है फ्रेमिंग बायस, रूपरेखा पक्षपात। और चौथा ऑप्शन है अवेलेबिलिटी बायस यानी उपलब्धता पक्षपात। एक एक ऑप्शन डिस्कस करेंगे। आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन नंबर 7 लिख के और इसके सामने इस ऑप्शन को मेंशन कर दीजिए जो आपको लग रहा है सही होगा, और फिर हम एक एक ऑप्शन डिस्कस करते हैं। देखिए कन्फर्मेशन बायस क्या होता है। कन्फर्मेशन बायस जो है ना वो इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, वो ऐसे इन्फॉर्मेशन को, ऐसी जानकारी को फेवर करते हैं जो कि उनके प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ से बिल्कुल मैच करती है। आप देखते होंगे कई सारे फैन बॉयज़ होते हैं। फैन बॉयज़ क्या होते हैं, मान लीजिए कोई एक कंपनी जैसे सैमसंग कंपनी है, अब कुछ सैमसंग कंपनी के फैन बॉयज़ होंगे। अब वो सैमसंग कंपनी कितना भी बुरा प्रोडक्ट बना दे, कितना भी जो है बुरा चीज़ बना दे, लेकिन ये एक मौका ढूंढते हैं कि हमें उस प्रोडक्ट को अच्छा कहने का एक मौका मिल जाए। तो वो जो है ना प्री एग्जिस्टिंग उनके मन में बिलीफ या वैल्यूज़ बैठे हुए हैं और उससे जो कुछ भी मैच करेगा उसको ही, और उसको जो है ये सपोर्ट करते हैं। और सोशल मीडिया पे भी अगर जाएंगे तो ये ऐसे ही चैनल्स को फॉलो करेंगे जो उस पर्टिकुलर इनके थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाता हो या उसको सपोर्ट करता हो। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ये कॉन्फर्मेशन खोजते हैं, ये पुष्टि खोजते हैं, और इसी को हम कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस, जहाँ पर आप कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा को बिल्कुल इग्नोर कर देते हो। यानी आप जो अपने मन में सोचते हो, आपका जो मानना है, उसके खिलाफ अगर कोई डेटा आएगा तो आप बिल्कुल जो है ना उसको मानोगे ही नहीं। तो इसको कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। और इसी के बारे में कह रहा है ये कि विच कॉग्निटिव बायस अकर्स व्हेन पीपल ओनली लुक फॉर एविडेंस दैट कन्फर्म्स देयर एग्जिस्टिंग बिलीफ। उनके मौजूदा विश्वासों की पुष्टि करता है। यही इसका सही उत्तर होगा, ए ऑप्शन, है ना। अब बढ़ते हैं एंकरिंग बायस। तो ये जो है ना, अगर आप जो भी आपको पहला इन्फॉर्मेशन मिला इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैविली रिलाई कर जाते हो। यानी कि मान लीजिए कोई न्यूज़ आई और फर्स्ट बाइट जो भी आया न्यूज़ का आप उसी को मान गए, लेकिन कई बार बाद में पता चलता है कि वो न्यूज़ जो है ना वो उसका संदर्भ कुछ और था, कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, और आपने पहले ही उसी के बेसिस पे अपना माइंड सेट कर लिया। तो इसको हम कहते हैं एंकरिंग बायस। यानी अगर आप जो है ना बिल्कुल ही प्राइमरी न्यूज़, जो भी फर्स्ट हैंड न्यूज़ या फर्स्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मिला उसी के ऊपर जो है आप रिलाई करते हो, तो इसको हम एंकरिंग बायस कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है, ये नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन है फ्रेमिंग बायस। तो फ्रेमिंग बायस कब होता है, जब हम डिसीजंस लेते हैं और वो इन्फ्लुएंस होते हैं कि कैसे इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जा रहा है। यानी अगर अच्छे तरीके से, कई बार आप मोबाइल कंपनीज को देखते हैं कि वो क्या करते हैं, वो अपने मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च करते समय बहुत ही बड़े बड़े टर्म्स जो है आपके सामने बोलेंगे, बहुत ही फैंसी वे में बताएंगे कि इसके अंदर ये वेपर कूलिंग चैम्बर है, तो इसका जो है परफॉर्मेंस इतना है, एंटी टू स्कोर इतना है, ये है वो है। तो वो चीज़ें आपको जो है कई बार अट्रैक्ट करती करे। वो बताएंगे कि इसका कैमरा जो है वन ऑफ द बेस्ट है, और उससे आप ऐसे तरीके से वो फ्रेम करते हैं अपने स्टेटमेंट को कि आप जो है ना वो बायस हो जाते हैं। तो कोई भी डिसीजन अगर आप ले लेते हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जा रहा है उसके बेसिस पे, इसको फ्रेमिंग बायस कहते हैं। इसका सही उत्तर नहीं होगा। और अवेलेबिलिटी बायस तब होता है जब जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होता है उसी को जो है हम क्या कर देते हैं, उसी के ऊपर हम अपने बिलीफ को अपने कन्फर्म कर देते हैं, है ना। तो आप उस इन्फॉर्मेशन पे अगर जोर डालने लगते हैं जो कि सबसे आसानी से उपलब्ध है आपके पास, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो सही इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन अवेलेबिलिटी के आधार पर जो ये करना चाहते हो, तो इसको हम कहते हैं अवेलेबिलिटी बायस। तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कन्फर्मेशन बायस। बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। विच डेटा कलेक्शन मेथड इज़ पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन। अगर भौगोलिक रूप से बिखरी हुई आबादी है तो इससे डेटा एकत्र करने के लिए कौन सा डेटा संग्रह विधि विशेष रूप से प्रभावी होगी, बताइए। पहला है फेस टू फेस इंटरव्यूज़, दूसरा है ऑनलाइन सर्वे, तीसरा है फोकस ग्रुप, और चौथा ऑप्शन है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। आमने सामने साक्षात्कार, ऑनलाइन सर्वेक्षण, फोकस समूह और प्रयोगशाला प्रयोग। बताइए इसका कौन सा सही उत्तर आपको लग रहा है सही होगा। इसका सही उत्तर जो है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए और नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, है ना। तो देखिए एक एक ऑप्शन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला है फेस टू फेस इंटरव्यू। तो फेस टू फेस इंटरव्यू जो है इफेक्टिव होता है लेकिन जियोग्राफिक कॉन्स्टेंट से लिमिटेड नहीं, है ना। तो ये क्या होता है, जियोग्राफिक कॉन्स्टेंट इसमें होता है। यानी आप जो है ना एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना पड़ेगा अगर फेस टू फेस इंटरव्यू करना चाहते हो, आमने सामने साक्षात्कार करना चाहते हो। ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से डेटा कलेक्शन मेथड जो है ना वो सबसे इफेक्टिव होगा डेटा कलेक्ट करने के लिए जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन। यानी कि अगर भौगोलिक रूप से बिखरी हुई आबादी, बहुत दूर दूर तक लोग हैं वहाँ पे, है ना, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है
तो उसमें आपको ऐसे तरीके यूज़ करने पड़ेंगे जिसमें आप जो है उनको आसानी से रीच कर सको, सभी तक पहुंच सको। तो फेस टू फेस तो आप पहुंच नहीं पाओगे आसानी से, ये नहीं होगा। ऑनलाइन सर्वे जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑनलाइन सर्वेक्षण जो है क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। एक तो इसमें जो है ना मनी यानी पैसा जो है कम लगेगा, और एफिशिएंट भी होता है। आप सभी तक पहुंच भी जाओगे ऑनलाइन सर्वे के थ्रू, है ना, क्योंकि वाइडली डिस्पर्स्ड ऑडियंस है। तो डेटा कलेक्शन आप पार्टिसिपेंट से अलग अलग लोकेशन से कर सकते हो ऑनलाइन माध्यम से, क्योंकि ऑनलाइन तो आजकल सभी के पास डिवाइसेज उपलब्ध हैं। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। फोकस ग्रुप जो होगा ना, ये टिपिकली कंडक्ट आप जब इन पर्सन या विद इन स्पेसिफिक लोकेशन रहते हो तभी ये करते हो, फोकस ग्रुप वाला, है ना, आपको वहाँ पे मौजूद रहना होगा। तो ये सही नहीं है। और लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स भी आपको जो है ना कंट्रोल इन्वायरमेंट में करना पड़ेगा, और अगर डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन है, बहुत दूर दूर आबादी है, तो आप लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो, ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑनलाइन सर्वेक्षण। आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कॉमेंट सेक्शन में आपने दे दिया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन एजुकेशन। बहुत आसान प्रश्न, और 10वीं बार ये प्रश्न हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। शिक्षा में प्रारूपिक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। प्रारूपिक आकलन के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो बताइए आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा। पहला ऑप्शन है टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग, यानी छात्र की सीख को सुधारना। दूसरा ऑप्शन है टू सर्टिफाई स्टूडेंट अचीवमेंट, यानी छात्र की उपलब्धि को प्रमाणित करना। तीसरा ऑप्शन है टू रैंक स्टूडेंट्स, छात्रों को रैंकिंग करना। और चौथा ऑप्शन है शिक्षकों का मूल्यांकन करना, टू इवेलुएट टीचर्स। कौन सा मुख्य उद्देश्य है प्राइमरी असेसमेंट, जो आप फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, बताइए। एक एक ऑप्शन जो है हम यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए, स्टूडेंट की लर्निंग को इम्प्रूव करना ही फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कब करते हो, ये एक ऑन गोइंग असेसमेंट होता है। अब ऑन गोइंग असेसमेंट या ये जो है सतत मूल्यांकन हम इसको कहते हैं, ये क्या होता है, तो जब आप क्लास ले रहे हो, क्लास लेते समय ही आपने जो है एक छोटा सा टेस्ट ले लिया और आपने जानना चाहा कि लर्निंग प्रोग्रेस कैसा है, जो छात्र हैं वो अच्छे से सीख रहे हैं कि नहीं, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, कहाँ पर जो है सुधार किया जा सकता है ना। तो ये चीज़ें जो है आप इसके थ्रू जानते हो। इससे टाइमली फीडबैक मिल जाता है और एडजस्टमेंट आप कर पाते हो अपने जो शिक्षण विधि है उसमें। अपना जो आप मटेरियल्स यूज कर रहे हो उसमें भी, पढ़ाने के तरीके में आप एडजस्ट कर सकते हो एज ए टीचर। तो ये स्टूडेंट के बारे में आपको जो है जानकारी दे देता है, उनके लर्निंग को, उनका अधिगम को बेहतर बनाने के बारे में है। स्टूडेंट के अचीवमेंट को सर्टिफाई करने के लिए जो है ना समेटिव असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव नहीं। और समेटिव असेसमेंट यूजुअली देखा जाता है एंड टर्म एग्जामिनेशन जो होता है ना, यानी एट द एंड ऑफ द कोर्स। तो ये होता है एंड ऑफ कोर्स, ये नहीं होगा इसका सही उत्तर। रैंकिंग करना जो है ना, ये भी इसका एक मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट फोकस करता है प्रोग्रेस पे, रैंकिंग पे नहीं। और टीचर्स को इवेलुएट करना जो है, देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट से टीचर्स को जरूर हेल्प मिल जाता है, लेकिन प्राइमरी पर्पस तो स्टूडेंट के लर्निंग को सपोर्ट करना ही है। तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक बार छोटी सी जानकारी आपको देता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझसे पेपर 1 पढ़ने में, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ, मेरा एक्सप्लेनेशन, तो आप 899 में आप हमारे इस बैच में एनरोल्ड हो सकते हैं। बिल्कुल ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको पेपर 1 पढ़ाया जाएगा, और 40+ क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 40+ क्वेश्चन सॉल्व कराने की पूरी कोशिश मेरे तरफ से तो 100% रहती है। आपको कोशिश करना है तो आप आसानी से 40+ क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो अगर आप बाउंस बैक बैच में हमारे एनरोल होना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो, 9015958713। वीडियो यहाँ पर पॉज करके आप नंबर नोट कर लीजिए और फिर आप कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। हमारा 10वां प्रश्न है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्हाट डज द टर्म कार्बन फुटप्रिंट रेफर टू। बताइए सतत विकास के संदर्भ में कार्बन फुटप्रिंट शब्द का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है कार्बन स्टोरेज इन प्लांट्स, यानी पौधों में कार्बन का संग्रहण। दूसरा ऑप्शन है टोटल ग्रीन हाउस गैसेज एमिटेड, यानी कुल उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसें। तीसरा ऑप्शन है रिडक्शन इन फॉसिल फ्यूल्स, यानी जीवाश्म ईंधनों में कमी। और चौथा ऑप्शन है यूज ऑफ कार्बन न्यूट्रल प्रोडक्ट्स, यानी कार्बन तटस्थ उत्पादों का उपयोग, है ना। क्या इसका सही उत्तर होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 10 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। देखिए वीडियो के एंड पे हम आ चुके हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा, डेली हम आपके लिए ये वीडियोस लाते हैं ताकि जो है आपका ये फ्लो टूटे ना। तो देखिए चाहे वो कोई भी फेस्टिवल होता है, चाहे वो कोई भी दिन होता है, ये वीडियोज़ आपके लिए आते ही आते हैं। तो अगर हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है, काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी के अभी जाके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। पहले तो अभी लाइक करना जरूरी है, लाइक कर दीजिए। और एक एक ऑप्शन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आई होप कि इसका सही उत्तर भी आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। देखिए अगर कार्बन स्टोरेज इन प्लांट्स कहेंगे तो ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं इसको,
क्या कहते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, है ना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। इसी को हम कहते हैं कार्बन स्टोरेज कितना एक प्लांट में है, और ये फुटप्रिंट से रिलेटेड नहीं है, तो ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। पौधों में कार्बन का संग्रहण। टोटल ग्रीन हाउस गैसेज एमिटेड, ये जो है क्या होता है, एक कार्बन फुटप्रिंट किसे कहते हैं, जब टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस कितना जनरेट हम कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़, इसको जो है मेज़र किया जाता है यूनिट में, और इसको CO2 इक्विवेलेंट में मेज़र किया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट में मेज़र किया जाता है। और इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं हम टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिटेड को ही हम कहते हैं क्या यहाँ पर, कार्बन फुटप्रिंट। तो क्या हमारी कार्बन फुटप्रिंट रहती है, वो हमारे डेली लाइफ में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कार्बन फुटप्रिंट अपना कम कर रहे हैं। अगर आप प्लास्टिक वेस्ट कम कर रहे हैं तो आप अपना कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर बिजली बचा रहे हैं तो कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहे हैं। पानी सेव कर रहे हैं तब भी आप कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहे हैं। तो ये कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। तो टोटल ग्रीन हाउस गैसेज एमिटेड, और इसके साथ साथ जो भी इन्वायरमेंटल कॉन्सर्न्स आप लेते हो, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुल उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसें, है ना। तो ये इसका सही उत्तर होगा। रिडक्शन इन फॉसिल फ्यूल, देखिए ये कार्बन फुटप्रिंट को आपके रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर आप फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधनों में कमी करते हैं तो आपका कार्बन फुटप्रिंट कम होता है, लेकिन इसको कार्बन फुटप्रिंट नहीं कहते हैं, है ना। तो ये नहीं होगा इसका सही उत्तर। और कार्बन न्यूट्रल प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ करते हैं ना, तो आप अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये कार्बन फुटप्रिंट को इस नहीं कहते हैं। कार्बन न्यूट्रल प्रोडक्ट्स का यूज़ करना प्रमोट करता है, आपके कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में हेल्प करता है। तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, टोटल ग्रीन हाउस गैसेज एमिटेड। आई होप कि आज के इन सभी प्रश्नों में आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिला हो। यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए हुए हैं, जो कि रात को 10 बजे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और यहाँ भी देखिए ऐसे करके आप लिखेंगे तब भी आप जा सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। मैं मिलता हूँ आपसे अगले संस्करण के साथ हमारे डेली प्रैक्टिस सेशन के। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।